हाय बच्चों। हाय किड्स। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास। कल के लिए सॉरी, बहुत तबीयत खराब हो गई थी कल मेरी, बारिश में भीग गई थी। हाँ, मैं भी उस दिन ऑफिस से आते आते बारिश में भीग गई थी। मैं अपनी कार नहीं लेके गई थी, मैं कैब से गई थी और कैब आई लेट, जिसके कारण एकदम से बारिश शुरू हो गई। मैं वहां खड़ी थी कैब के लिए, बस मैं भीगती चली गई और फिर उसने एसी चला दिया कैब के अंदर। तो आपको पता ही है, भीगा हुआ इंसान, एसी भी चल रहा था क्योंकि घुटन बहुत हो रही थी उसके बिना। जब तक मैं घर पे आई तब तक मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। आई हैड फीवर एंड पूरा गला चोक हो गया था मेरा। कई बार पता नहीं चलता आपकी तबीयत कैसे खराब हो जाती है, बट हो जाती है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल मैं हूँ उस चीज का। हाँ, बट इसकी क्लास जो हमने कल मिस की है वो कॉम्पनसेशन होगा सैटरडे को। यस मैम, आप ऑफिस से कितनी दूर रहते हो? मैं करोल बाग रहती हूँ, ऑफिस हमारा गुड़गांव में है। तो नियर अबाउट मुझे 2 घंटे लगते हैं ट्रैवलिंग टाइम एक साइड का। आज भी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है बच्चों, एकदम से तो देखो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। कल पूरा दिन काढ़ा वाड़ा पिया, घर में बैठी, कुछ वीडियो वीडियो नहीं बनाई, आराम से बस पड़ी हुई थी। जैसे तुम पड़े रहते हो ना कई बार, ऐसे ही मैम भी पड़ी हुई थी। अभी भी मेरा गला थोड़ा सा हैवी और खराब है। हाँ, चले तो बच्चे, आज हमें करना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। लास्ट क्लास में मैंने आपको माइटोसिस तक पूरा करा दिया था, बट आज हम करेंगे इसका एनसीईआरटी वाला पार्ट। ठीक है? यस, हाँ जी, आइए बच्चों। तो अब हम यहाँ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। प्लीज सबके सब बच्चे एनसीईआरटी एक बार निकाल लें। हम माइटोसिस तक एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, फिर हम मियोसिस पढ़ेंगे, फिर हम मियोसिस की एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है? चलिए जल्दी एवरीवन। बारिश तो हो रही है, पढ़ लें। हाँ बेटा, जब तक मैं एनसीईआरटी करा सकती हूँ तब तक तो मैं कराऊंगी बेटा। तेलुगु तेलुगु मैंने नहीं सीखी सच में, आज तुम ही सिखा देना क्लास के एंड में। ठीक है? यस ओके गाइस, एवरीबॉडी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। नाउ लेट्स रीड दिस एनसीईआरटी बिकॉज यहीं से क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के। ठीक है? आइए बच्चों शुरू करें। Now, are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? आपको पता है ना, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सबके सब एक सिंगल सेल से बने होते हैं। क्या ये बात हमें पता है या नहीं पता? जो फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं बच्चे उसे? वी कॉल दैट सिंगल सेल विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, which is formed after fertilization is called as zygote. ठीक है? वो हमारा सिंगल सेल है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं दैट सिंगल सेल इज आर जाइगोट विच इज अ डिप्लॉयड सेल। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो अगर सिंगल सेल है और वो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म, जैसे हमें ही देख लो कैसे बन गए हम, ड्यू टू सेल डिविजन बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ठीक है? सो यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। The two main processes are growth and reproduction, are characteristic of cells, indeed of all living organisms. तो ग्रोथ क्या है हमारा? क्या है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन? क्या है हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हमारे डिफाइनिंग फीचर नहीं। इफ यू रिमेंबर दैट लिविंग वर्ल्ड वाला पार्ट। ठीक है? चैट्स बिल्कुल बंद हो गई। अच्छा, लाइव है। ठीक है? Okay, all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new population that is formed by the growth and division of single parental cell and its progeny. In other words, अब in other words देखते हैं, cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. तो यहां से मैं एक क्वेश्चन बना सकती हूँ। आई कैन फ्रेम अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ठीक है? दैट इज हाउ वी बिकम अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वी बिकम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन। ठीक है? कैसे बनते हैं हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एवरीबॉडी? थ्रू द साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, सेल साइकिल। यहां से अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, सेल साइकिल।
आइए, अरे यार बाबा, आज की हो रहा है, कुछ तो पंगा है। आइए देखिए बच्चों, सेल साइकिल, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये बात हम मानते या नहीं मानते कि सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है या नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इसी से तो हम मल्टी सेल्यूलर बन रहे हैं। आज आज क्या हो रहा है, ठीक है, चलो। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, जब भी डीएनए, जब भी डुप्लीकेशन ऑफ सेल होता है, सेल डिवाइड करता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस। तो दो चीजें होती है कोशिका चक्र के दौरान। वो दो चीजें कौन सी, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। पहला है डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज अमाउंट ऑफ डीएनए इज इंक्रीज्ड। दूसरा क्या है, सेल ग्रोथ, यानी कि साइज ऑफ द सेल आल्सो ग्रोज ड्यूरिंग कोशिका चक्र, यानी कि सेल साइकिल। ऑल दिस प्रोसेसेस दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में दो चीजें आती हैं। क्या क्या वो दो चीजें आती है सेल डिवीजन में? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, दो चीजें आती है सेल डिवीजन में। पहली कौन सी आती है? डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा क्या आता है आपका? सेल ग्रोथ, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, cell growth hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. तो यहाँ पे what is a genome? genome का मतलब क्या होता है? genome is haploid set of chromosome. What is the definition of genome, guys? Haploid set of chromosome is called as genome. ठीक है, अगर मैं अपने जीनोम का बात करूं, ह्यूमन का, तो ह्यूमन के जीनोम में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? यस, N represents a haploid, 2N represents a diploid condition, and haploid condition is called as genome. तो अगर ह्यूमन में 46 हैं, तो यानी कि हमारा जीनोम में कितना होगा? 23 होगा, विच इज अ हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया, शब्द भी समझा दिया। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituents of the cell, eventually divides into two daughter cell is called as cell cycle. तो cell cycle एक बहुत ही डायनामिक इवेंट है, जिसके अंदर सबसे पहला क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम। सबसे पहले क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम होता है सेल साइकिल में। दूसरा सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स? इसका मतलब क्या है? अदर ऑर्गेनेल्स। क्या मतलब है इसका? अदर ऑर्गेनल्स। जैसे कि अभी हम माइटोसिस समझ चुके हैं बच्चे, उसमें मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे फेज है, G1 फेज, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट हो रहा है, ER डुप्लीकेट हो रहा है, गोल्जी डुप्लीकेट हो रहा है, जबकि एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो रहा है, हिस्टोन डुप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis only occurs during one specific stage in the cell cycle. Can anybody tell me which is that one specific stage when the DNA replication occurs? I want answers from everyone in the chat section. Yes बच्चों, कौन सा वो फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो थ्रू आउट सेल साइकिल बढ़ेगा, बट डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक समय में ही बढ़ता है, एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज एस फेज। यहीं पे लिख लेंगे एनसीईआरटी में, दैट इज कॉल्ड एज एस फेज, ठीक है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. यानी कि पूरा का पूरा cell cycle is under the control of human, emotional, mental, जेनेटिक। कौन सा कंट्रोल है बच्चे जो पूरी सेल साइकिल को कंट्रोल करता है? यस, क्या वो तुम्हारा प्यार है, क्या वो तुम्हारा इमोशन है, क्या तुम्हारा बिहेवियर है, क्या तुम्हारे जीन्स है? किसके कंट्रोल में होती है सेल साइकिल? एवरीवन, इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ये पूरा प्रोसेस जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। कब सेल डिवाइड करेगा, कब जरूरत है, क्योंकि अगर लॉस ऑफ जेनेटिक कंट्रोल होगा, दैट इज द टाइम व्हेन द सेल बिकम्स कैंसरस। द सेल बिकम्स कैंसरस इन नेचर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब आते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये सेम डायग्राम हमने बनाया था, अगर आपको याद हो कॉपी में एक बार आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। ये ह्यूमन सेल का है पूरा। These cells divide once in approximately every 24 घंटे। तो हर 24 घंटे में एक नया दिन नहीं आता है, बल्कि एक नया सेल भी पैदा होता है।
और अगर आप रात में ढंग से स्लीप नहीं लेते हैं, देन दिस वर्क, सेल साइकिल वर्क गेट डिलेड। जितना आप कम सोएंगे उतना डिले होता जाएगा, उतने आप एक समय के बाद आपका शरीर टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑल दिस वर्क हैपेंस ड्यूरिंग नाइट, बिकॉज नाइट में एनर्जी कहीं और इन्वेस्टेड नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे शरीर पे इन्वेस्टेड होती है। सारा रिपेयर उसी टाइम पे होता है, सारी ग्रोथ वहीं पे होती है। कहते हैं ना, छोटे बच्चे को जितना सोने दो उतना बढ़ेगा, क्योंकि अगर बच्चा खेलेगा तो एनर्जी खेलने में जा रही है, अगर बच्चा सोएगा तो सारी एनर्जी ग्रोथ में लगेगी। इसीलिए कहते हैं कि जितना बच्चा सोएगा उतना वो बढ़ेगा। दैट्स अ साइंटिफिक लॉजिक। Next, however, this duration of cell cycle can vary from organism to organism, from cell type to cell type. Let us take an example of yeast. Yeast जो है हमारा, ये हमारा unicellular eukaryotic fungi cell है। unicellular eukaryotic fungi cell है। is only about 90 minutes. इसका सेल साइकिल का जो पूरा ड्यूरेशन है दैट इज जस्ट 90 मिनट्स, पूरा 90 मिनट का होता है इसका। The cell cycle is divided into two basic phases. अगर आप इस डायग्राम को भी देखेंगे तो पूरा सेल साइकिल कितने में बटा हुआ है बेटा? 2 phases में। जो ये नीला वाला आप पूरा देख रहे हैं, anybody who can tell me what is this नीला? This is the biggest phase of cell cycle. This is the phase which is the longest. This is a preparatory phase. This phase जो नीला बनाया हुआ एनसीईआरटी ने, this is called as interphase. इसे क्या बोल रहे हैं? इंटरफेज, विच इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज। अगर इस इंटरफेज में भी देखेंगे तो 3 फेजेस है। पहला कौन सा है? द G1 स्टैंड फॉर व्हाट? गैप 1। नाउ यू कैन रिवाइज विद मी व्हाटएवर वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। तो आपका चैप्टर मैं क्लास में ही पक्का करा दूंगी, समझो बात को। आपको रिवाइज करना होगा, आपको बोलना होगा, बस सुनने से काम नहीं चलेगा क्लास में। यू रिवाइज विद मी, ठीक है? नेक्स्ट, S phase. The S phase represents the synthetic phase, synthesis phase. The G2 represents gap 2 phase. तो इंटरफेज की अगर बात करें तो इसमें 3 फेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। डायग्राम में ही बना लो, 3 फेजेस है, एक G1, S, G2। फिर उसके बाद जो सबसे छोटा फेज है जो ब्लैक से बना रखा है, दिस इज द मोस्ट डायनेमिक फेज, दिस इज द मोस्ट or crested phase of cell cycle. This is called as M phase or the mitotic phase. ठीक है, mitotic phase और M phase। तो यहां पे भी 2 phases लिखे, इंटरफेज एंड M phase। अब आते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं। आ जाओ बच्चों। The M phase represents a phase when the actual cell division of mitosis occurs and the interphase represents the phase between the 2 successive M phase। देखो डेफिनेशन क्या लिखी है। मैंने आपको अभी बोला कि इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज है, बट एनसीईआरटी ने तो ऐसा नहीं लिखा। एनसीईआरटी क्या कहती है? इंटरफेस कौन सा फेज है? इंटरफेस वो फेज है जो 2 एम फेज के बीच में है। यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो बेटा, एम फेज, यहां पे आपके 2 सेल बने, इन दोनों सेल्स का इंटरफेस चलेगा, फिर इन दोनों सेल्स का एम फेज होगा, फिर 4 सेल बनेंगे। ऐसे समझ लो बात को। हाउ एनसीईआरटी कंफ्यूज यू गाइज, यू जस्ट सी हियर। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं। तो एम फेज क्या है? एक्चुअल माइटोसिस है, इसको मार्क करेंगे सब बच्चे। एम फेज इज द एक्चुअल फेज ऑफ डिवीजन। एम फेज इज द एक्चुअल फेज व्हेन द माइटोसिस और सेल डिवीजन अकर। बट व्हाट इज इंटरफेज? इंटरफेज इज अ फेज जो कि 2 एम फेज के बीच का पीरियड है। 2 एम फेज के बीच का पीरियड इज कॉल्ड एज इंटरफेज। ठीक है बच्चों? Now it is significant note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division यानी कि M phase last for only an hour। जो हमारा 24-hour cycle का सेल साइकिल है उसमें से 1 घंटा क्या होता है बच्चों? Only 1 hour is your M phase. Only 1 hour is your M phase. The interphase lasts more than 95% of the cell cycle, यानी कि it is for about 23 hours if we talk about the human cell cycle and division. ठीक है? The M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome karyokinesis. What is karyokinesis? अगर आ रहा है डेफिनेशन में कि व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, मैंने लिखवाया नोट्स में, सब बताओ। कैरियोकाइनेसिस इज योर
न्यूक्लियर डिवीजन, ये देखिए। सो जो आपका एम फेज है, अब यहां पे लिख लेते हैं, एनसीईआरटी के शब्दों को यहां पे पिरो लेते हैं बच्चों। एम फेज स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? एम फेज कहां से स्टार्ट हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस। एंड कैरियोकाइनेसिस क्या होता है अगर देसी भाषा में बात करें तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, ये लिखा है एनसीईआरटी ने। एंड यूजुअली एंड्स विथ साइटोकाइनेसिस। और ये किससे एंड होता है? साइटोकाइनेसिस विच इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये देखिए, विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। तो क्या कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस शब्द सबको क्लियर है? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। अब आगे चलते हैं। द इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेस का दूसरा नाम एनसीईआरटी ने क्या दिया है? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। इंटरफेस को ही एनसीईआरटी ने रेस्टिंग फेज भी बोला है। ठीक है, और इस टाइम में क्या होता है? इज द टाइम ड्यूरेशन व्हेन द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। तो इसे प्रिपरेटरी फेज भी कह सकते हैं। इंटरफेज, रेस्टिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना नीट एग्जाम में। ठीक है, जब सेल क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है। बाय अंडरगोइंग द सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। अब इसमें कौन कौन से? पहले G1, फिर S, फिर G2। अब करें बच्चों, एक एक पढ़े इसको। चलिए अब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। द G1 और द गैप 1 फेज, ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो G1 फेज है कौन सा फेज अगर देखा जाए तो? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा व्हाट इज G1 फेज, जब इनिशिएशन हो रहा है सेल साइकिल का, ठीक है, यानी कि माइटोसिस का शुरुआत हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत हो रही है। एक तरफ माइटोसिस खत्म हुआ, एक तरफ डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ, उसके बीच का जो समय है उसे हम G1 फेज कहते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ G1 फेज? G1 फेज इज अ फेज व्हिच इज अ इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी M और S के बीच का समय। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको हम हाईलाइट करेंगे। इस टाइम पे सेल बहुत एक्टिव होता है क्योंकि उसको पता है कि उसका वो डिवाइड होने वाला है। ठीक है, एंड इस टाइम पे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली वो ग्रो कर रहा है। ये देखिए, कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। अभी डीएनए रेप्लिकेशन शुरू नहीं हुआ है क्योंकि वो काम एस फेज में होगा। नाउ एस और सिंथेसिस फेज। अब अगर हम एस फेज की बात करें, यानी कि सिंथेसिस फेज की बात करें, तो मार्क्स अ पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए रेप्लिकेशन अकर। इस टाइम पे डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होती है सेल के अंदर। इसी टाइम पे हिस्टोन्स का डुप्लीकेशन भी होता है, इसी टाइम पे आपका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है, जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स डबल और हाफ। बताओ क्या लिखा एनसीईआरटी ने? ड्यूरिंग दिस टाइम DNA replication time, the amount of DNA per cell becomes double or half. It becomes double. The 2C value becomes double. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, अगर initially cell के अंदर 2C amount of DNA था, तो S phase के बाद आपका DNA amount कितना हो जाएगा? Yes, then it increases to 4C after S phase. However, there is no increase in the chromosome number. Very, very important line, and I am going to highlight this with different color pen. There is no increase in the chromosome number. Chromosome number नहीं बढ़ रहा है. It is only 2C value which becomes double. जो आपने नोट्स में भी लिखे, उस लाइन को भी हाईलाइट कीजिए, जो आपने नोट्स में लिखे उसे वापस से हाईलाइट कीजिए. ठीक है? If the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase the number of chromosome remains the same, that is 2n. यानी कि अगर ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम हैं at G1, तो what will be the number of chromosome at G2 phase? बताइए. G1 में 46 है, तो G2 में कितने होंगे क्रोमोसोम नंबर? 46, सेम रहेगा. बट 2C वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी डबल हो जाएगी. अब हम ये येलो वाला बॉक्स पढ़ेंगे कि इस बॉक्स में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने. चलिए आइए सब. How do plants and animals continue to grow all their lives? भाई हमने तो देखा है कि एनिमल्स जिंदगी भर ग्रो नहीं करते हैं. एनसीईआरटी ये गलत. जो वो टीचर है ना हमारे एनसीईआरटी ठीक कराने वाले, उनको ये बात बता देना. ठीक है? Do all cells in a plant divide all the time? No. ठीक है? Do you think all cells continue to divide in all plants and animals? No. Can you tell the name and the location of tissues having cells that divide all their life in higher plants? Yes, that is called as meristematic tissue.
कौन से टिश्यूज होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मैं पढ़ा चुकी हूं, फिर से पढ़ा रही हूं। कौन से टिश्यू है जो हमेशा डिवाइड करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट्स के अंदर, बिकॉज दीज आर द स्टेम सेल्स। ये कैसे सेल्स होते हैं? स्टेम सेल्स। ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वाले का एग्जाम्पल क्या है? राम एंड श्याम। राम क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टम, श्याम क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है। आई थिंक एक बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा स्पैम कर रहा है, रुको मैं उसे उड़ा के आती हूँ। यस, उड़ा दिया। ठीक है। डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नो। एनिमल्स के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता है जो जिंदगी भर बढ़ता रहे, नहीं होता हमारे पास। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज, एनिमल सेल में ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। कहां पे हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन? दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कहां होता है डीएनए रेप्लिकेशन? ये अभी हम क्लास 12th में भी करेंगे, बट यहां पे भी करके चलते बिकॉज ये बेसिक है उसका। डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होता है? इस लाइन को नोट करेंगे, न्यूक्लियस में होता है, ना कि साइटोप्लाज्म में। एंड द सेंट्रल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। सी गाइस, सेंट्रल डुप्लीकेशन कहां होता है एनिमल सेल में? साइटोप्लाज्म में, बट कब होता है? एस फेज के दौरान। ठीक है। सो सेंट्रल का डुप्लीकेशन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। ड्यूरिंग G2 फेज, अब हम G2 फेज पे आ रहे हैं, दैट इज अ गैप 2 फेज। Proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues. तो इस टाइम पे भी सेल का साइज तो ग्रो हो ही रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो रहा है G2 फेज में? सेल का साइज तो इंक्रीज हो रहा है, बट एक अलग सी चीज लिखी है एनसीईआरटी ने कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। और ये प्रोटीन कौन सा होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। क्योंकि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स किसके लिए चाहिए आपको? सेल डिवीजन के लिए चाहिए, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए चाहिए। याद आया या नहीं आया? ठीक है। एंड सेल की ग्रोथ तो होती रहेगी पूरे इंटरफेज में, पूरे प्रिपरेटरी फेज में, पूरे रेस्टिंग फेज में। ठीक है। यस, चले आगे। अब आगे चलते हैं। M phase. M phase is also called as what phase? Everyone in the chat section. M phase is also called as mitotic phase. This is a dynamic phase when the actual division of cell occurs. This starts with karyokinesis and ends with cytokinesis. ये कुछ चीजें जो अभी हम पढ़ के आए, बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। चलिए मैम, हाफ पैराग्राफ रह गया। सही में आज मैंने ही स्लाइड्स बनाई है, पता है? आज मैंने ही स्लाइड बनाई है क्योंकि ना वो बच्चा काम नहीं कर रहा, तो मैं आज जल्दी आके मैंने ही बनाया, मेरे से ही स्किप हो गया। चलो अब तुम G0 वाला रह गया, चलो उसको भी लाती हूँ कहीं से, अगली क्लास में लाऊंगी या अभी आज पढ़ा के ऐड करूंगी। करती हूँ बेटा, मैं क्या करूं, थोड़ी बहुत गलती मैम से हो ही जाती है यार। एक्चुअली फोन करते करते करती हूँ ना ये सब काम, इसलिए मैं कहती हूँ फोन करते करते कभी पढ़ाई मत किया करो। देखो कितना डिस्ट्रैक्शन होता है, हो गई ना गलती। यही तो मैम एग्जाम्पल देती है कि देखो ऐसे हो सकता है तुम्हारे साथ। यही चीजें तो मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ पूरा दिन कि फोन करते करते ये सब काम मत किया करो। देखो रह गया ना हमारा इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। हाँ, चलो आ जाओ। अब आते हैं M फेज पे। अभी जो है चलो उतना तो पढ़ाती हूँ पहले। अब आते हैं, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, since the number of chromosome in the parent and the progeny cell is the same. Very important, since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is the same, it is also called as equational division. तो equational division कौन सी होती है? माइटोसिस या मियोसिस? हाँ जी, कौन सी होती है? इक्वेशनल डिवीजन लिखवाया था मैंने, माइटोसिस। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैव्स बीन divided into 4 stages of nuclear division. Karyokinesis, it is very essential to understand that cell division is a progressive process. Very clear cut lines cannot be drawn. ये सेम चीज मैंने बोली थी जब एक बच्चे ने बोला था मैम काइनेटोकोर से अटैचमेंट तो किस में होता है? मेटाफेज में। याद है ये सेम लाइन बोली थी मैंने बेटा, क्योंकि हमने स्लाइड्स बनाई हैं अपने बैचलर्स में, मास्टर्स में, कोई नहीं बता सकता क्लियर कट। यस, यही सेम मैंने चीज बोली थी तुम्हें उस टाइम पे। सो कैरियोकाइनेसिस के पास 4 स्टेजेस होती है, एक होती है P, एक होती है M और एक AT।
तो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन में 4 स्टेजेस कौन से? पीमैट। कौन सी है? पीमैट। अब आते हैं प्रोफेस। सबसे पहले प्रोफेस पढ़ते हैं। प्रोफेस विच इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेस कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेज होता है किसका? कैरियोकाइनेसिस का, माइटोसिस का, आफ्टर S and G2 phase. The S and the G2 phases, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. Okay. Prophase is marked by initiation. यहां से अब शुरू होता है मैजिक। यहां से बच्चों मैजिक शुरू होता है, यहीं से आपके मेन पॉइंट शुरू होते हैं, आइडेंटिफिकेशन फॉर मैच द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, ये देखिए यहां पे प्रोफेस, अरे हाइलाइटर, प्रोफेस is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. Now what is the meaning of this line? इस लाइन का मतलब क्या है? Initiation of condensation of chromosomal material, इसका मतलब क्या है? The packaging of chromosome have begun. ठीक है? Yes. क्या है बच्चों ये? Packaging of chromosomes have begun. शुरू हो चुका, पैकेजिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है बच्चे, द क्रोमोसोमल मटीरियल बिकम्स अनटैंगल्ड। जो हमारा क्रोमोसोम है वो अनटैंगल हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ठीक है, नाउ द सेंट्रो, कहां लिखा है? सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम लिखा है मतलब कि एनिमल सेल की बात हो रही है, प्लांट सेल की बात हो रही है? एनिमल सेल की बात हो रही है। इट इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल which had undergone duplication during S phase. देखिए यहां पे इसने बता दिया सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन कब होता है? S phase of interphase. Now begins to move towards poles of the cell. अब ये कहां पे मूव कर रहे हैं? Towards opposite poles of the cell. तो पहला पॉइंट क्या है? पैकेजिंग स्टार्ट हो चुकी है डीएनए की। दूसरा पॉइंट क्या है? यस, दूसरा पॉइंट क्या है? They move towards poles. The centriole moves towards पोल्स, पोल्स की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। कौन कौन सी चीजें जो अभी पता लगेगी? ठीक है, ये देखिए, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस, chromosome material condensed to form compact mitotic chromosome. Chromosome are seen to be composed of two chromatids attached together by centromere. अब इसका मतलब क्या है? कोई भी बच्चा जो इसका डायग्राम बना सकता है, इस लाइन का कोई भी बच्चा डायग्राम बना सकता है? क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स, दो बहनें, अटैच्ड एट अ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या था? घर। इसको ऐसे विजुअलाइज करना है। तो पहले हमने घर बनाया और यहां पे हमने दो बहनें बसाई, ये एक बहन और ये दूसरी बहन। सो नाउ द क्रोमोसोम लुक्स लाइक दिस। अरे नाउ द क्रोमोसोम लुक्स लाइक दिस बच्चों, इस तरीके से दिखेगा आपका क्रोमोसोम, ऐसे। अभी होमोलोगस नहीं बनाया, जो एनसीईआरटी ने लिखा उसका डायग्राम बना रही हो, आप भी ऐसे डायग्राम बना लीजिए सामने, तो आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसी चीज बनानी है। ठीक है बच्चों, नाउ सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज के कौन से फेज में डुप्लीकेशन हुआ था? एस फेज। लिखिए बार बार जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए। begins to move towards opposite pole of the each cell. Each centrosome radiates out microtubule called asters. हर सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर निकलेंगे जिन्हें हम एस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेल है, ये एक सेंट्रोसोम, ये एक सेंट्रोसोम, इसके अंदर सेंट्रियोल होगा। देखिए ये एक सेंट्रियोल, ये देखिए ये दूसरा सेंट्रियोल। इससे माइक्रोट्यूब्यूल्स के छोटे छोटे फाइबर्स आ रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे फाइबर्स, डायग्राम में आपने देखे होंगे। ये जो छोटे छोटे फाइबर्स है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए, इन्हें क्या कहते हैं? एस्टर फाइबर्स। क्या कहते हैं? एस्टर फाइबर्स। द टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है, देखो साथ में डायग्राम बनाएंगे ना बेटा, विजुअलाइज हो जाएगा। द बेस्ट वे टू स्टडी दिस चैप्टर, बिकॉज दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल चैप्टर, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? साथ के साथ आप डायग्राम बनाएं, आपको याद होता चला, आप इमेजिन करने लग जाते हैं फिर। अब आगे चलते हैं। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो, यानी कि इस टाइम पे डिसअपियर। तीसरा पॉइंट क्या है? डिसअपियरेंस ऑफ गोल्जी
ER, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सारे पॉइंट्स लिख लो एनसीईआरटी में। तो इस पॉइंट पे हमें ऑर्गेनल्स और जो मेम्ब्रेन्स है वो सब देखने को नहीं मिल रही ना। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? गोल्जी, ना ER, ना न्यूक्लियोलस, ना ही न्यूक्लियर एनवेलप। क्या यहां तक सबको क्लियर है? एवरीवन इन द चैट सेक्शन? नेक्स्ट, अब आते हैं इस वाले मेटाफेज। The complete disintegration of the nuclear membrane marks the start of the second phase of mitosis. जब पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, then the second phase starts and the second phase is called as metaphase. तो पहली लाइन क्या है? पहली लाइन क्या है? Yes. What is the first line? Complete disintegration of the nuclear membrane. Complete disintegration of न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सनी बेटा, मैंने ना सारे नोट्स छोटे छोटे समराइज करके साथ में भी लिख रही हूं। वैसे तो मैंने पूरा पढ़ाया भी है, बट अभी बिल्कुल स्पून फीडिंग चल रही है। लाइन टू लाइन पढ़ाना इज लिटरली स्पून फीडिंग, ठीक है? अब इसके बाद भी तुम मेरे से कुछ चीज एक्सपेक्ट करते हो तो ना ना ना, ना वो नहीं हो पाएगा। अब आइए, हेंस ओके marks the start. Okay, hence the chromosome are spread through the cytoplasm in the cell. By this stage, condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. Now what is the second line which is important for this metaphase stage? Second point क्या है which is important? Complete condensation of chromosome हो चुका है। Complete condensation of chromosomes ये भी हो चुका है। क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? ओके, दिस देन इज अ स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी। व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर? मेटाफेज म से मॉर्फोलॉजी। अगर क्वेश्चन आ रहा है मॉर्फोलॉजी किस में अच्छे से पढ़ी जाती है, इट इज मेटाफेज। सो इस वाले स्टेज पे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इजीली स्टडीड। और वो कौन सी मॉर्फोलॉजी होती है? ट्रिक भी बता दो उसकी, वापस रिवाइज कर लेते हैं। वेले जीजा जी, VLJI, VLJI याद हो गया ये भी। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids, which are held together by centromere. Can anybody make a diagram for this particular line? इस लाइन का फिर से डायग्राम बता सकते हो? इट इज एक्चुअली रेपिटेशन ऑफ द सेम लाइन विच इज गिवन इन द प्रोफेज। इट इज द सेम लाइन गिवन इन द प्रोफेज। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? अब ये कह रहे हैं अगेन एक सेंट्रोमियर है, एक घर है, उसमें दो बहनें हैं, दो क्रोमेटिड्स है। अगेन इट इज लाइक दिस। अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा, नालायक। ऐसे डायग्राम बन गया ना। अब आगे चलते हैं। अब ये आगे क्या बोल रहे सुनते हैं। स्मॉल डिश शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। अब इसके आसपास, सेंट्रोमियर के आसपास डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। ये देखिए डायग्राम में, दीज डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर, जो कि प्रोटीन से बने हैं, जो कि किसके आसपास है? सेंट्रोमियर के आसपास है। ठीक है, क्या कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को? काइनेटोकोर। These structures serve as a site of attachment of spindle fiber to the chromosome that are moved into position at the center of the cell. और ये जो काइनेटोकोर है, ये किसके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं? स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट में। यानी कि इस काइनेटोकोर से क्या अटैच्ड है आपका? स्पिंडल फाइबर। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर? अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये काम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Hence, the metaphase is characterized by the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected to its kinetochore to the spindle fiber along to the pole and its sister connected to the kinetochore. ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है? ये देखिए, ये क्या कह रहा है? ये इस तरीके से आपका क्रोमोसोम है,
ये सारे क्रोमोसोम कहां पे हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे है, जिसमें से वन क्रोमेटिड, ये वाला जो क्रोमेटिड है ये स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है टू साउथ पोल। ये वाला जो क्रोमेटिड है ऊपर वाला, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्या है आपका? ऊपर वाला सेंट्रियोल। इस लाइन का मतलब ये है, देखो डायग्राम बना लिया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। तो इस पे जो सारे क्रोमोसोम्स है वो कहां पे अलाइन हो जाते हैं? हमारे इक्वेटोरियल या मेटाफेज प्लेट पे। तो दिस विल बी द फोर्थ पॉइंट, क्रोमोसोम्स अलाइन themselves at equatorial या मेटाफेज प्लेट। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, लिख लिया। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, इक्वेटर पे आ गए हैं, एंड अलाइन अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। ये भी समझ में आ गया पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ अबाउट मेटाफेज। जब तन्वी इसमें दिया ही नहीं है 2n और 2c वैल्यू, मैं क्या पढ़ाऊं फिर? हम तो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ना आपको, हम आपको नीट का लेवल का पढ़ाते हैं बच्चे। सुनो, समझो बात को, मैं आपको सिर्फ स्कूल के लेवल का नहीं पढ़ाने आती, मैं आपको नीट के लेवल का पढ़ाने होती है। नीट टीचर्स यहाँ है, कहना नहीं चाहिए, बट यू नो नीट का लेवल इज डिफरेंट। सीयूईटी इज ऑल्सो वेरी इजी, उसमें सिर्फ क्लास 12th का आता है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है। बट नीट में जो एक एक लाइन जाके पढ़ानी पड़ती है ना बच्चे को, दैट इज अ डिफरेंट लेवल। अब आते हैं एनाफेज। चलिए, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, each chromosome arranged at a metaphase plate is split simultaneously and the two daughter chromatids, now referred to daughter chromosome of the future daughter nuclei, begin their migration towards the two opposite poles. आइए इसका डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसका डायग्राम। क्या आप मेरे साथ हेल्प करेंगे? चलिए, अभी ये क्रोमोसोम कहां पे है? इक्वेटोरियल प्लेट पे है, ठीक है बच्चे। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये स्पिंडल फाइबर से ऐसे अटैच्ड है, यहां पे थे हम। अब ये क्या कह रहा है कि अब एनाफेज में बहनें जो हैं अब शादी करके अपने अपने परिवारों की ओर बढ़ती हुई, यानी कि ये वाली बहन नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ती हुई, ये वाली बहन साउथ पोल की तरफ बढ़ती हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंट्रोमियर यहाँ पे रहेगा और ये कुछ इस तरीके से मूव करती हुई साउथ पोल की तरफ, ये खींच रहा है इसे, आजा, ठीक है। और ये सेंट्रोमियर इसका ये रहा, और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल वाला भी कह रहा है आजा आजा आजा, ये देखो इस तरीके से। सो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुई है या नहीं हुई है, पहले तो ये बताइए। अब घर जो है बिखर सा गया है क्योंकि दोनों बेटियां चली गई है, खाली हो गया है। सो यहाँ पे आधा सामान दीदी का इधर, आधा सामान दीदी के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है। एंड ये जो क्रोमेटिड्स हैं, बहनों को हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, याद रखना। एक बहन नीचे, एक बहन ऊपर। अब ये बहनें जो है ना, अब वहां की बहू बनने वाली है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगी? क्रोमोसोम। फ्यूचर में इसे क्या बोला जाएगा? क्रोमोसोम। अभी क्या है ये? क्रोमेटिड। समझ रहे हो ना बच्चे? ये स्टोरी बना के याद किया करो सब चीजें। सो यहां पे क्या है? स्प्लिट साइमल्टेनियसली द टू डॉटर क्रोमेटिड्स, जिन्हें फ्यूचर में क्या बोला जाएगा? क्रोमोसोम्स, ठीक है। As each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole. अब जैसे मैंने बताया, centromere always towards pole, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे क्या है? The centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind. ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। Thus anaphase stage is characterized by टू फीचर्स। एनाफेज में दो ऐसे बेहतरीन फीचर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है? सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट टुवर्ड्स पोल्स। क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स पोल्स, ये सबसे दो इंपॉर्टेंट की इवेंट्स हैं। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए अब आते हैं टीलोफेज। At the beginning of the final stage of karyokinesis, this is a
final stage of karyokinesis. That is telophase. The chromosomes that have reached their respective poles decondense. अब इस पे उल्टा होता है एनाफेज के, क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, डीकंडेंस हो रहे हैं और उनकी इंडिविजुअलिटी डेवलप हो रही है. ठीक है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन. अब क्रोमोसोम्स इंडिविजुअली नो लॉन्गर सीन. Each set of chromated material tends to recollect at each of the two poles. ठीक है, तो की इवेंट्स के उस पे चलते हैं सीधा. ये बहुत इजी है, ये देखिए मैम सारा टाइम रीडिंग में ही चला जाता है ना. थैंक यू सो मच. Chromosome cluster at opposite spindle poles and their identity is lost and discrete elements. Nuclear envelope develops around the chromosome, clusters at each pole forming two daughter nuclei. Nucleolus Golgi ER reform. That is opposite to what we do in prophase. ठीक है, बट बच्चे रीडिंग करा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बस रीड कर रहे हैं, दैट्स इट. ट्रस्ट मी, आपका बहुत सारा काम तो मैं क्लास में ही खत्म कर देती हूँ. इसको भी सीरियसली लीजिए एनसीईआरटी रीडिंग को. इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी हाइलाइट्स देखते हैं, एनसीईआरटी मार्किंग देखते हैं, कितना कुछ आप लोग देखते हैं. द सेम थिंग यू गेट इन द क्लासेस ऑल्सो अलॉन्ग विद द डिटेल स्टडी. तो प्लीज इसको भी उतना ही वैल्यू कीजिए. इट्स लाइक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. Mitosis accomplish not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis at the end of each division gets completed. तो यानी कि अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना है जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस. In an animal cell, इसकी मैंने टेबल बना दी थी. In an animal cell, this is achieved by the appearance of furrow in the plasma membrane. तो एनिमल सेल में क्या आता है, अपने नोट्स देखिए मैंने लिखवा रखा है. एनिमल सेल में क्या बनती है, फरो. द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू. तो दिस टाइप देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है ऐसे, तो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है. दिस टाइप ऑफ फरो फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल. ठीक है, तो ये वाला जो डिवीजन का तरीका है साइटोप्लाज्म का, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपीटल वे ऑफ साइटोकाइनेसिस. लिख लो इसको. Plant cells, however, are enclosed by relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell, wall formation starts in the center of the cell. तो इन यहाँ पे फरो नहीं बन रहा है बल्कि यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में. ठीक है, बीच में बना प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लांट वॉल. ठीक है, वॉल बनी. अब ये बाहर की तरफ बढ़ रही है, ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स. अब ये आउटवर्ड है यानी कि दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल सेल प्लेट. यस, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल. ये सेंट्रीफ्यूगल तरीका हो गया. ये अंदर से बाहर है, वो अंदर बाहर से अंदर है, ऑपोजिट. The formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor called cell plate that represent the middle lamella between the walls of two adjacent cells. And this middle lamella acts as what? This middle lamella act as what? Cementing material. ये जो दो सेल के बीच में मिडल लेमिला है, दिस एक्ट एज सीमेंटिंग मटीरियल. ये सीमेंटिंग मटीरियल की तरह काम करता है. जो किससे बना है, कैल्शियम पेक्टेट से. किससे बना है, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट से, जो मजबूती भी देता है प्लांट सेल को. Now next, at the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria plastid get distributed between the two daughter cells. Equal बंटवारा हो रहा है. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis. As a result, we have multinucleated condition arises leading to the formation of syncytium. Example, you have liquid endosperm of coconut. ठीक है. Significance of mitosis. What is the significance? Mitosis or the equational division is usually restricted to the diploid cells only. तो mitosis अक्सर किन cells में होती है, diploid cells usually. ठीक है. However, in some lower plants and in some social insect, haploid cells also divide by mitosis. इसका example मैम ने क्या बताया था, drones. Drones क्या होते हैं हमारे, male honey bee. ये इसका example है, लिख लो यहीं पे. It is very essential to understand the significance of the division in the life of an organism. Are you aware of? चलो ये तो तुम कर लेना.
Mitosis usually result in the production of, first, production of diploid daughter cells with identical genetic material like mother cell. The growth of multicellular organism is supported by mitosis. It also responsible for cell growth, result in disturbing the ratio of nucleus and the cytoplasm. It is therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. ये रेशियो रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है कि कितने डीएनए पे कितना साइटोप्लाज्म होना चाहिए. A very significant contribution of mitosis is cell repair. This is another function called cell repair. The cells of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of the gut, and the blood cells are completely, constantly replaced. Mitotic division in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium result in the continuous growth of plants throughout their life. Okay, now we have to start with meiosis. चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. बच्चे कहेंगे फिर 40 मिनट से क्या कर रहे थे हम? धूम धड़क्का कर रहे थे मैम. ओपन सेल साइकिल डिवीजन, आई थिंक यही वाला होगा जिसमें मैं नोट्स लिखवा रही थी. ये रहा, पानी पी लो. अब क्लास शुरू हुई है, अभी तक का टाइम कंसिडर नहीं किया जाएगा क्लास में. नाउ द एक्चुअल क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. हाँ रिया, यू कैन. आइए अब आते हैं लड़कियों. सुंदर सुंदर पेन मार्कर मियोसिस लिखेंगे सब. मियोसिस, मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं इसे. मियोसिस, मियोटिक डिवीजन. हाँ मैम आज चैप्टर एंड हो जाएगा. कोशिश तो पूरी है और तुम लोग का साथ है, बस हो जाएगा. अभी क्लास शुरू हुई है, आज कर ही देंगे बेटा. ठीक है, यस आज तो कर ही देंगे. तो आते हैं सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मियोसिस. इंट्रोडक्शन ऑफ मियोसिस. सबसे पहले मियोसिस. मियोसिस में दो तरह की मियोसिस होती है, दो साइकिल चलती है इसमें. एक होती है मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2. मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन. कैसा डिवीजन है ये? दिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. और मियोसिस 2 कैसा होता है? इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन. कैसा है ये? दिस इज इक्वेशनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या? अगर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है तो इस साइकिल के एंड में उसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे. और मियोसिस 2 का क्या मतलब है? अगर उसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो साइकिल के एंड में भी इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे, आधे नहीं होंगे. पहली चीज. नाउ सेकंड पॉइंट. ओके, in the end of the meiosis we get how many cells? जब meiosis end होता है, in the end of meiosis we have how many cells? पहली साइकिल एंड हुई, 2 सेल बने, 2 सेल मियोसिस 2 में आए तो 2 से कितने बने? 4. तो यानी कि आपके पास 4 हेप्लॉइड सेल्स होते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस. कौन से सेल में होती है मियोसिस? मियोसिस occurs in germ cells. germ cells जो कि डिप्लॉइड होते हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया, जैसे oogonia, जैसे pollen mother cell, ठीक है, जैसे मेगास्पोर मदर सेल इन केस ऑफ प्लांट्स, उनमें होते हैं, जर्म सेल्स में होता है. टू फॉर्म या टू गिव 4 गेमीट्स. और यहां से बने आपके गेमीट्स, जैसे पॉलन ग्रेन, जैसे एग, जैसे ओवा, ये सब चीजें. ठीक है बच्चों? meiosis helps to maintain or restore ploidy after dash process.
किस प्रोसेस के बाद इट मेंटेन्स द प्लॉइडी? यस बच्चों, अगर वो प्रोसेस नहीं हुई तो प्लॉइडी भी मेंटेन नहीं होती है। कौन सी प्रोसेस है वो? सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस है वो? फर्टिलाइजेशन। इट इज कॉल्ड एज सिनगैमी और सिनगैमी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं बच्चों, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं। मैम आपने डिप्लॉयड लिख दिया, तो जर्म सेल तो डिप्लॉयड ही होता है, क्या हो गया? जर्म सेल डिप्लॉयड होता है, उसमें मियोसिस होगी तब आपके हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। अब आते हैं पूरा प्रोसेस यानी कि फ्लो चार्ट, कैसे होता है इसका प्रोसेस। द मियोसिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 मेजर फेजेस। वो 2 मेजर फेजेस कौन से, जल्दी बताएंगे सब? अरे अभी तो पढ़ के आए हैं, सेम वही रहेगा। हाँ, 2 हैं। कौन से वो 2? अच्छा बैक करो एक बार, ठीक है, ये लो, लिखो इसको, जब लिख लो तो मुझे बता देना। आइए, तो 2 फेजेस हैं, एक है हमारा इंटरफेस और दूसरा हमारा एम फेज, द मियोटिक फेज। बिल्कुल सेम वैसे ही चलेंगे बेटा जैसे अभी तक चलते आ रहे हैं। इंटरफेस में अगेन वही 3 फेजेस है यार, कुछ नई चीज नहीं पढ़ा रही मैम। आप कहोगे यार मैम सेम चीज पढ़ा रहे हो यार, कुछ नया नहीं पढ़ा रहे। रेस्टिंग फेज भी कहते हैं इसको एज पर एनसीईआरटी। इसके अंदर वही 3 फेजेस है बच्चों। पहला कौन सा आएगा? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G2 के बाद M फेज। M फेज में वी हैव 2 साइकिल्स नाउ। अब इसमें 2 साइकिल्स चलती है, एक चलती है मियोसिस 1 और दूसरी चलती है मियोसिस 2। मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 अगेन, इसमें पहले क्या चलेगा? कैरियोकाइनेसिस। इसमें पहले क्या चलेगा? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। फिर चलेगा साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में पहला प्रोफेस होता है, तो इसका क्या होगा? प्रोफेस 1, क्योंकि मियोसिस 1 का है तो ये प्रोफेस 1 होगा। प्रोफेस 1 में 5 फेजेस होते हैं। ठीक है, लता जरा पप्पी दे दो, लता जरा पानी दे दो, लता जरा प्यार दे दो, लता जरा पीने का शुद्ध जल दे दो, जो बोलना है बोलो, आई डोंट केयर, बस याद रखना। ठीक है, लता जरा प्यार दे दो। ठीक है, प्यार के बहुत भूखे लोग होते हैं तो चलो प्यार दे देते हैं। ठीक है, लाली जरा पानी दे दो, यस दिस इज ऑल्सो गुड। लाली जरा पप्पी दे दो, ओ माय गॉड ये भी बढ़िया है। ठीक है, अब ये क्या है? एल से क्या है? लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन। दिस इज जाइगोटीन। पी से क्या है? पैकेटीन। डी से क्या है? डिप्लोटीन। दूसरे डी से क्या है? डाइकाइनेसिस। ये देखिए, फिर प्रोफेज 1 जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा क्या है? लता जरा पैसे दे दो, ओ पायल। हाँ, फिर आएगा मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर आएगा टीलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस। अब मियोसिस 1 के बाद कितने सेल मिलेंगे? 2 हेप्लॉइड सेल। नाउ दीज 2 हेप्लॉइड सेल्स विल एंटर इनटू मियोसिस 2। मियोसिस 2 में एंटर करेंगे। मियोसिस 2 में भी 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, फिर स्टार्ट होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस, यस मेरे बच्चों। क्या होगा पहले? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरकाइनेसिस। सो टेक्निकली देखा जाए बेटा, मियोसिस में 2 बार एस फेज होता है या 1 बार एस फेज होता है? क्या कहती है जी स्क्वायर आर्मी? इस पूरे फ्लो चार्ट से क्या पता लगता है कि मियोसिस में 1 बार एस फेज होता है या 2 बार एस फेज होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। एक बार ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ऐसा नहीं है कि मियोसिस 1 से पहले एस फेज होगा, मियोसिस 2 से पहले भी एस फेज होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एस फेज एक ही बार है, दोनों से पहले नहीं है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं एम फेज से, क्योंकि एस फेज में वही होगा जो मैम ने पढ़ाया था। अभी अपन बच्चा पार्टी स्टार्ट करेगा एम फेज से। धूम तड़क तुम, धूम तड़क तुम, धूम तड़क तुम, धूम। इतना गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रही हूं कि गला बाहर आने वाला है मेरा। हाँ, G1 एंड G2 भी एक ही बार होंगे बेटा, 2 बार नहीं होंगे। लिख लिया, बना लिया? अच्छे से बनाओ बेटा। बहुत सारे आपके बेसिक्स नोट से ही क्लियर हो जाते हैं। एनसीईआरटी तभी हम जल्दी पढ़ पाते हैं जब आपको ये सब क्लियर होता है। एनडी सर की भी तबीयत खराब है। अरे यार, वो उस दिन हम लोग भीग गए थे तो सर भी तो कैब ही ले रहे थे। ट्रेन से आना जाना एक दिन में बेटा बहुत एक्सर्शन हो जाता है। सुबह उठो, फिर आपकी क्लास 10 से 12 लो, फिर जाओ गुड़गांव, 2-2.5 घंटे लगाओ, फिर वहां जाते कॉन्टिन्यूसली हम काम करते हैं, फिर हम घर आते हैं, बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है और ना पेस भी टूट जाता है पढ़ाने का। इसलिए तो कल छुट्टी रखनी पड़ी। ऐसे ना लॉस हो जाता है दिनों का। अब आते हैं मियोसिस 1, स्टार्ट करते हैं बच्चों। मियोसिस 1, आ जाओ। अब मैं डायग्राम बनाती हूं। अब लड़कियों सुंदर सुंदर मारकर ठीक है आउट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेस 1 से। हेडिंग लिखेंगे सब प्रोफेस 1, जिसमें A1 कौन सा होगा हमारा? लता जरा पप्पी दे दो। लता, लता से यानी कि प्रोफेस 1 का हम कौन सा स्टेप करने वाले हैं? सबसे पहले कौन सा करने वाले हैं? यस, लेप्टोटीन। वेरी गुड, लेप्टोटीन। अब लड़कियां को इंप्रेस करने के लिए बुक्के तो लेके जाओगे, है ना बच्चों? तो आओ बुक्के बनाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? ये है हमारा एक सेल, और इस सेल में ये हमारा न्यूक्लियस। ये क्या हमारा? न्यूक्लियस। अब यहाँ पे डुप्लीकेशन हो चुका है सेंट्रियोल का, सेंट्रोजोम का। तो यानी कि यहाँ पे एक होगा हमारा सेंट्रियोल, और यहाँ पे लगा लो ये हमारा दूसरा सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम। ठीक है, अब इसके अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये हमारा न्यूक्लियोलस है। ये अभी बनाना पड़ेगा क्योंकि ये डिसअपियर नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, डिसअपियर नहीं हुआ है, ये अभी है तो बनाना पड़ेगा गाइस। फिर उसके बाद आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ना थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट बनाते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन में तो आ चुका है ना। ऐसे बना लो, ये लो। अब आते हैं इसके अंदर क्रोमोसोम बनाते हैं। 2 ठो क्रोमोसोम बनाएंगे येलो कलर से। ठीक है, हाँ हाँ बना, अभी का देखो बना दिया, बना ओहो बना दिया। चलो, ये एक
क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिन है। अभी तो कंडेंसेशन स्टार्ट होगी। ये एक और है, ये लो, ये अब आते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको इधर दिख रहे हैं। व्हाट इज अ 2n वैल्यू, व्हाट इज अ 2c वैल्यू। नाउ आई विल वेट एंड सी योर कॉन्सेप्ट्स। लेप्टोटीम प्रोफेज 1, 2n वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। बट प्रोफेज 1 में आने के लिए एस फेज से आ चुका है, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है, यानी कि 2c वैल्यू मेरी डबल हो चुकी है, क्योंकि पहले G1 फेज आया होगा, फिर S फेज आया होगा, फिर G2 फेज आया होगा, फिर M फेज का प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन स्टार्ट हुआ होगा, तो यानी कि यहाँ पे मेरा डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है। सो हियर इट इज गोइंग टू बी 8। क्या ये बात समझ में लगी या नहीं लगी? ये हमारे क्या है, सेंट्रोजोम, जिसके अंदर सेंट्रियोल है। इनका भी डुप्लीकेशन हो चुका है, आप देखेंगे 2 बनाए हैं मैम ने, ठीक है। सो यहां पे क्रोमोसोम कंडेंस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में, देखकर बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी अब। नाउ यू विल टेल मी ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम व्हाट इज देयर, क्या क्रोमोसोम कंडेंस दिख रहे हैं और दे अपीयर मोर लाइक क्रोमेटिन हियर। यस, कैसा दिख रहा है? तो यहां पे क्रोमोसोम्स आर नॉट कंडेंस्ड, rather they appear as chromatin, rather they appear as what, chromatin। लिखो इस बात को, समझ के लिखना एक एक लाइन। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर और कंप्लीटली डिसअपियर या डू नॉट स्टार्ट टू डिसअपियर। क्या बेस्ट वर्ड लगता है तुम्हें इस डायग्राम के बेसिस पे? यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट, शुरुआत हो चुकी है डिसइंटीग्रेशन की। अभी न्यूक्लियोलस भी बढ़िया से दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस अभी सब दिख रहा है, ईआर भी है, गुल्ज भी है, सब दिख रहा है, ठीक है बच्चों। दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुके स्टेज, दिस स्टेज ऑल्सो कॉल्ड एज बुके स्टेज। तो पहले लड़कियों को क्या देना होगा, गुलगस्ता, तभी बात बनेगी नालायको। यस, मैं भी अपने हस्बैंड से कभी पूछती हूँ, कभी तो फूल ले आया करो, कभी तो कुछ करा करो। यस, तो ही सेज अरे शादी से पहले मैं एक बार लाया तो था बुके। सो वो वाला बुके मैंने नोट कर लिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम दैट वाज हिज इन बकेट लिस्ट कि मुझे एक बार ही फूल देना है, तो वो टिक हो चुका है, अब वो इवेंट वापस नहीं हो सकता। यस, क्योंकि उसका ये कहना है अरे दिया तो था शादी से पहले। मैंने कहा सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, और क्या। है ना बच्चों, तो टिक मार्क हो जाता है ये सब काम। ऐसे उसे पूछो एक अंगूठी दिला दो, अरे दी तो थी शादी वाली, वो कहाँ है, वो पहनती क्यों नहीं है? यस, अभी जमाना नहीं है अंगूठी शंगूठी का। टिक मार्क लग चुका है। कपड़े दिला दो, अरे वो शादी के इतने सारे कपड़े कहाँ हैं, दिखे नहीं कभी पहने हुए। यस, तो बच के रहिए, सावधान रहिए इन सब चीजों से। आ जाओ बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं जाइगोटीन का, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब यहां पे आपको कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, तो लड़कियों आप लोग सावधान रहे, और लड़कों तुम ये सब आइडिया मत ही लेना बेटा। यस, अब आते हैं, ठीक है। तो ये हमने पोल्स की तरफ बाद में मूव कर जाते हैं, बट मैं यहां से बना रही हूं, ठीक है। अब यहां पे हम बनाएंगे क्रोमोसोम्स जो कंडेंस हो चुके हैं। ये देखो बेटा, ये आप देख पा रहे होंगे क्रोमोसोम, जैसे मैं बना रही हूँ सेम डायग्राम बना रहे कलर के हिसाब से, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स है भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, तो इसलिए अपनी मर्जी से कुछ भी मत बनाना इस वाले डायग्राम में।
चलो बनाओ डायग्राम, ध्यान से बनाना एक एक चीज। मैम आपके पास तो बहुत पैसे, आपको क्या जरूरत है मांगने की? ओ माय गॉड रितेश, यू कैन टेक आउट पत्नी फ्रॉम मी। यस ऑफ कोर्स। हाँ अदिति, ये बात भी सही है भाई, सब कुछ पैसा नहीं होता। देखो बच्चे आपस में कितनी अच्छी अच्छी, अब मेरे को लगता है कि ये सब डिबेट कंपटीशन के विनर्स मेरे ही चैट बॉक्स में दिखते हैं मुझे। चले भाई, तो यहां पे क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस दिख रहा है, खुद से बताने की कोशिश करो। जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम एंड टेल मी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्रोमोसोम। क्या वो कंडेंस्ड है या वो अभी भी फूल की तरह बिखरा हुआ है? क्या क्या लग रहा है? या क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड। यहां पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम शुरू हो चुका है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम शुरू हो चुका है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे अगर आप देखेंगे कितने पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूं बेस्ड ऑन द डायग्राम। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कितने हैं इस गिवन डायग्राम में? यस, एंड इस डायग्राम में 2n वैल्यू क्या है, 2c वैल्यू क्या है? चलिए सब फटाफट से आंसर दो, तीनों सवालों के आंसर दीजिए। क्या पता डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए इस बार एनटीए में। तो यहाँ पे नीले रंग का एक जोड़ा है, हरे रंग का दूसरा जोड़ा है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक जोड़ा दो जोड़ा यानी कि कितने पेयर हो गए? दो पेयर, दो जोड़े। ठीक है, 2n यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, 4 सेंट्रोमीटर यानी कि 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, 2c वैल्यू, बहनें कितनी है काउंट करो, 2 बहनें, 4 बहनें, 6 बहनें, 8 बहनें, 8 क्रोमेटेड यानी कि 8 है हमारा 2c वैल्यू। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी आने वाले डायग्राम्स में, मैं सीधा डायग्राम बनाऊंगी, यू विल टेल मी व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ठीक है, जब तक इंडिपेंडेंटली खुद सॉल्व नहीं करोगे 2c क्या है 2n क्या है, तब तक आएगा ही नहीं, फिर हमेशा मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे। तो यहां पे इस तरीके से आपने देखकर बता दिया। अब आते बच्चों नेक्स्ट, ये जोड़ा है, जोड़े को जोड़ा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो आपस में जुड़ चुके हैं। जब दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे जोड़ा कहते हैं और अंग्रेजी में उसे बाइवेलेंट कहते हैं। तो क्या कहते हैं इस जोड़े को? यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स इन द गिवन डायग्राम। कितने बाइवेलेंट्स है? मान लो कि क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है। जोड़े कितने हैं? जब भी बाइवेलेंट आएगा ना नीट में, तो क्या याद रखना है शब्द जोड़े कितने हैं? एक जोड़ा नीले रंग का है, एक जोड़ा हरे रंग का है। तो यहां मैं लिख देती हूं जोड़े, कितने पेयर है जोड़े। ठीक है, तो 1 and 2, तो यहां पे नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स कितने हैं? 2। क्या बेटा ये सब समझ में आ रहा है? ठीक है, अब डेफिनेशन लिखते हैं जाइगोटीन की। जाइगोटीन एक ऐसा स्टेप है जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग किसके बीच में हो रही है? बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम? किसके बीच में हो रही है? किसके बीच में हो रही है पेयरिंग? सो यहां पे आपको देखने को मिल रही है पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द कलर। गाइस कलर को देखिए बस। एंड व्हेन यू सी होमोलोगस क्रोमोसोम बीइंग पेयर्ड, दे फॉर्म सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, दे फॉर्म, एक सेकेंड, they form synaptonemal complexes via process called synapses. ठीक है, टांका भिड़ाना, आंखें मारना is called as synapses. तो अगर आपको कोई आपको आंखें मारे तो आप कह देना आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ साइनेप्सिस। ठीक है, हाई लेवल में बेइज्जती किया करो, छोटे लेवल पे नहीं, हाई लेवल पे बेइज्जती होनी चाहिए, तभी ना मजा आता है।
ये लिख लीजिए। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, लता जरा, पप्पी, पप्पी यानी पैकेटिंग पे चलेंगे अब हम। मैम आपको डिमोटिवेटेड फील हो तो हमसे बात कर लिया करो। किस बात का डिमोटिवेशन है मेरी जिंदगी में? कैन एनीबडी टेल मी? किस बात का डिमोटिवेशन? काय का डिमोटिवेशन है भाई? मेरी जिंदगी में मस्त जिंदगी है, अपना टीचर है, कल को एक इंस्टीट्यूट छोटा सा खोल लेंगे, वहां पे बच्चों को पढ़ा लेंगे, पैसा वैसा सब कमा वमा लिया हमने। और नहीं तो जो टैलेंट है पढ़ाने का वो तो कोई नहीं छीन सकता ना। किस बात का डर है? इसलिए तो मैं कहती हूँ डॉक्टर बनो, हॉस्पिटल में जॉब करो या ना करो, अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाओ। पढ़ा मतलब मैं पढ़ा सकती हूँ, इलाज करना शुरू करो। काय की टेंशन? करियर ऐसा बनाओ जहां पे जॉब मिले तो भी सही, ना मिले तो भी सही, अपना खोल के बैठ जाओ भाई। और नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ बेटा करियर हमेशा ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। यस, तो अपना एमबीबीएस करो, अच्छे कॉलेज से करो। अभी मेरे साथ में ना, जहाँ पे मेरा स्टूडियो है उसी के साथ में मैंने आपको बताया एक ऑरेस क्लिनिक है, वो मैमसी का डॉक्टर है, और पता ही बात क्या, मेरा ही स्टूडेंट है, साथ में ही क्लिनिक खोला है अभी। तो मैं पिछली बार जब मेरा गला खराब हुआ था, जब मैं यूट्यूब पे लेक्चर ले तब गई, तब उसने बताया ओ मैम मैम मैम, तो अपना ही स्टूडेंट साथ में, देखो अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, सुबह जाता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता है, गंगाराम यहाँ पे है, और शाम में अपने क्लिनिक पे बैठता है। क्या मजे मजे है यार। करियर ऐसे बनाओ यार बच्चों, ये मोटिवेशन होना चाहिए लाइफ का, कि अपन कहीं पे भी दुकान लगा लेना। जैसे डॉली चाय वाला देखो, अब चाय वो कहीं पे भी बेच सकता है ना, उसको पता है चाय कैसी बनानी है, ठीक है, उसको पता है चाय कैसी बनानी है, कहीं पे भी बना सकता है वो। करियर ऐसे ही होना चाहिए लाइफ में, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी अपना बस कहते हैं ना ठेला खोल के बैठ जाओ, चल जाएगा, बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए छोटी छोटी सीख है जो मैं क्लास में हमेशा ही बच्चों को बांटती रहती हूँ, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें फ्यूचर की जो रियलिटीज है ये कोई नहीं बताता। एक टाइम ऐसा आता है जब आप जॉब नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है सुकून चाहिए आपको, देर इज इवन यू नो पीपल हु आर हाईली पेड दे ऑल्सो लीव देयर जॉब। आप कहेंगे अरे यार क्यों जॉब छोड़ रहा है, अरे इतनी सही जॉब है, इतना पैसा कमा रहा है, बट देर इज अ टाइम जब आप नहीं करना चाहते। तो इसलिए उसके लिए ऐसा करियर बनाना चाहिए बच्चों को जो इस डायरेक्शन में हो। ध्यान से डायग्राम बनाना, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बना रही हूं मैं। देखो ये पैकेटीन के दो स्टेजेस मैंने बनाए हैं, दिस इज अर्ली पैकेटिंग, दिस इज लेट पैकेटिंग, जहां पे मैं क्रॉसिंग ओवर दिखा रही हूं। दो डायग्राम बनेंगे। नीट चाय वाली, वेरी गुड अनुषी। अगर डॉक्टर नहीं बनना होता तो 24 लाख एस्पिरेंट नहीं दे रहे होते नीट एग्जाम, ठीक है, बेकार की बातें रहने दो ये सब। मैम मुंबई में मीटअप कब होगा? Nobody is sponsoring me for meetup and I don't spend my money so much. चलो भाई, लिख लिया सबने?
चले, चलो अब देखिए इधर. नाउ हियर यू कैन सी द क्रॉसिंग ओवर पार्ट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम. यस और नो? पहले ये आपस में जोड़ा बनाते हैं, फिर जोड़े के बाद ये एक्सचेंज करते हैं, और फिर यहां पे आपका रिकॉम्बिनेशन होता है. यानी कि दिस इज अ पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स. दिस इज अ पॉइंट वेयर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स वेरिएशन इन द प्रोजेनी. दैट्स व्हाई द प्रोजेनी डज नॉट लुक लाइक एग्जैक्ट सेम लाइक देयर पेरेंट. ठीक है? यस. क्या लैग आ गया? कैसे? चल तो सब बढ़िया रहा है. मैं रिफ्रेश कर देती हूँ. Please give me the answers in the chat section, बच्चों. Answers in the chat section. What is the 2n value and what is the 2c value in this stage? 2n and 2c value in the packetine. 4 and 8. 4 क्रोमोसोम हैं, 8 बहनें हैं. Now let's write the pointers. So in this packeting stage, there is a crossing over. यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है बिटवीन डैश क्रोमेटिड्स ऑफ डैश क्रोमोसोम्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी. सो जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो किसके बीच में हो रही है? होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में. ये वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे, अगर आपको पता हो तो, कि तुम आंसर यहां पे खुद दे सको. ये जो दोनों चीजें ना, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. कलर ऑफ द क्रोमोसोम इज सेम, दैट मींस होमोलोगस क्रोमोसोम. सो देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज अकरिंग बिटवीन नॉन सिस्टर chromatids of homologous chromosome. Very important. ठीक है? अब यहां पे अगर आप देखेंगे कि मैम कौन करा रहा है क्रॉसिंग ओवर, कौन करा रहा है रिकॉम्बिनेशन, तो यहां पे एक एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेशन कराता है. उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज. क्या नाम है उस एंजाइम का? रिकॉम्बिनेज. यही एंजाइम है जो इसकी टांग तोड़ के उधर चिपका देगा, उसकी टांग तोड़ के इधर चिपका देगा. ठीक है बच्चों? दिस रिकॉम्बिनेशन, ये जो रिकॉम्बिनेशन बन रहे हैं ड्यूरिंग पैकेटिन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग व्हाट? वेरिएबिलिटी इन द प्रोजेनी. दिस इज अ सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन प्रोजेनी. प्लस यहां पे चारों की चारों जो बहनें हैं वो अलग से दिख रही है. अब ये जोड़े नहीं दिख रहे हैं, 4 अलग बहनें दिख रही है. तो यहां पे बाइवेलेंट की जगह द मोर विजिबल स्ट्रक्चर इज टेट्राड. यहां पे टेट्राड ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा. चारों बहनें अच्छे से दिख रही है, इसे बाइवेलेंट नहीं टेट्राड बोलेंगे. यहां पे हमने सेंट्रोसोम यहां बना देते. ये लो, तुम ये ना कहो मैम ये गायब क्यों हो गया. कोई ना कोई आ ही जाता पूछने वाला. बाद में ऐसे ऐसे फालतू के डाउट्स मैसेज करते, मन करता है वही पटक के पीट दूं. पैकेटीन हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज डिप्लोटीन. मैम टेट्राड एंड बाइवेलेंट का डिफरेंस क्या है? बाइवेलेंट में दे क्रोमोसोम्स लुक लाइक अ पेयर, नॉट वेरी डिस्टिंग्विश्ड. बट टेट्राड में all the 4 sisters 1 2 3 4 appears different, separated. बनाओ बच्चों जल्दी से. डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन. अब आएंगे A4 पे चलेंगे और यहां बनाएंगे हम A5. यहां बनाएंगे डिप्लोटीन, यहां बनाएंगे डाइकाइनेसिस. अब सेल बनाते हैं. चलो आ जाओ, डायग्राम बनाते हैं. ये हमारा सेल,
ये हमारे सेंट्रोजोम, बिल्कुल ना के बराबर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहां पे अब अलग होते हुए जोड़े, ठीक है। वो राहुल, आई थिंक यू आर जस्ट माय फ्रेंड, यस। यार तू गलत मत सोच, भावनाओं में बह जाते हैं कई बार ना। अब अलग होने का समय आ चुका है। ग्रीन कलर, ला 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 ला। देखिए, अब यहां पे देखेंगे ये अलग हो रहे हैं, साइनेप्सिस टूट रहा है, सिर्फ एक एक्स स्ट्रक्चर विजिबल है, ठीक है। यहां पे सिर्फ एक एक्स विजिबल है, देखिए ये सिर्फ विजिबल है एक्स, क्योंकि अब अलग हो रहे हैं ना, तो एक्स बनने का समय आ चुका है बच्चों। अलग हो रहा है, अलग होगा तभी तो एक्स बनेगा, ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है, ये तो तुम अपने आसपास जानते ही हो, ऐसा चलता ही है, अलग होके एक्स बन जाना। यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा रिश्ता था वो डिसॉल्व हो रहा है, इस रिश्ते का नाम क्या था, साइनेप्सिस, और रिश्ता डिसॉल्व होने का नाम क्या है, डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, खत्म होता हुआ। और एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिखता हुआ जो कि फ्यूचर है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइजमेटा। इन दिस स्टेज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइजमेटा इज प्रोमिनेंट। मस्त दिखेगा इस पे। What is a 2n value and what is a 2c value? क्लास एक्सटेंड कर दो एक सेकेंड। What is a 2n and what is a 2c value? 2n क्या है हमारा 4 और ये रहेगा हमारा 8। अब आते हैं द लास्ट वन विच इज कॉल्ड एज डाइकाइनेसिस। डायग्राम बनाते हैं इसका। ब्लू कलर से और ये हमारे सेंट्रोजोम और यहां से निकलते हमारा स्पिंडल फाइबर। ओके ये बन गया। नाउ विच इज दैट मेम्ब्रेन विच इज कंप्लीटली डिसअपियर्ड, बिल्कुल गायब हो चुकी है वो मेम्ब्रेन। कौन सी वो मेम्ब्रेन है जो पूरी पूर्ण रूप से गायब हो चुकी है मेरे बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappears. ER Golgi nucleolus disappear. अब वो रिश्ता बचा है, वो रिश्ता है या नहीं है, वो एक्स भी नहीं है, अभी फर्क भी नहीं पड़ता। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, मूव ऑन हो चुकी है दीदी, गाइस मूव ऑन। सेंट्रियोल्स moves towards pole, ठीक है। नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर formed, chromosomes fully
condensed. What is the 2N and 2C value for dikinesis? 4, 8. अब इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा गाइस? मैं पहले उसके डायग्राम बनाऊंगी, फिर बच्चे उसके पॉइंट्स बताएंगे मुझे. मेटाफेज 1 एंड प्रोफेज 1 तो हो चुका, एनाफेज 1 बना लीजिए इसको, फिर स्टार्ट करते हैं उसके 2 डायग्राम्स. आज क्लास 2 सवा 2 बजे तक चलेगी. मैं आज इसे पूरा कंप्लीट करा के ही भेजूंगी. कल मुझे बायोमोलिक्यूल शुरू करना है, फिर सैटरडे तक पूरा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर दूंगी मैं. अगर किसी बच्चे ने जुबान खोली कि मैम क्लास लंबी क्यों चल रही है, भगा दूंगी उसको क्लास से. अब आएंगे यहां पे बी मेटाफेज 1 लिखिए. मेटाफेज 1 के बाद कौन सा आएगा? एनाफेज 1. एनाफेज 1 डायग्राम बनाते हैं इसके. ये हमारा सेल है, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है, ये हमारा सेंट्रोजोम है. ठीक है. अब यहां बीच में हम बनाएंगे क्रोमोसोम्स. 1 अच्छे से बनाना क्योंकि रिकॉम्बिनेशन वाले क्रोमोसोम्स हैं. अच्छे से डायग्राम बनाओगे तो एक एक चीज अच्छे से समझ जाएगी बाद में. ये सारे क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट. देन दे हैव काइनेटोकोर्स फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर विद सेंट्रियोल. ये देखिए, ये पूरा साइटोप्लाज्म. 2N 2C. इतने एक डायग्राम और बनाते हैं. Anaphase 1 is the most important stage for NEET exam क्योंकि the difference between anaphase 1 and anaphase 2 is asked. सबसे frequently asked question है ये. जब डायग्राम बन जाए प्लीज लेट मी नो. बना लिया सबने?
चलिए, अब यहाँ पे आप देख के आराम से बता सकते हो बच्चों, इट इज वेरी वेरी इजी. एनाफेज, सबसे पहले व्हाट इज अ 2n and 2c वैल्यू? व्हाट इज अ 2n and 2c वैल्यू? 2n 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. 2c वैल्यू इसकी डबल रहेगी, यानी कि 8 रहेगी. ठीक है, इस स्टेज पे क्या क्या हो रहा है? ऑल क्रोमोसोम अलाइन देमसेल्व्स एट ऑल क्रोमोसोम्स align themselves at equatorial plate or metaphasic plate. पहली चीज. Now spindle fiber attaches to kinetochore. Chromosomes are fully condensed. Chromosomes are fully condensed. Wait. Anaphase, the most important one. Most important one, anaphase 1. यहां पे होगा आपका मेन रिडक्शन डिवीजन. अब आप देख रहे हैं कि क्या मूव कर रहा है? सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हो रही है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है. व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम? क्या हो रहा है यहां पे हो रहा है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. 2n क्या है? यस, 2n and 2c. यहां पे अब 1 2 दो क्रोमोसोम है, हाफ हो गया ना. यहां पे 4 था, यहां 2 हो गया रिडक्शनल डिवीजन. अब इसकी कितनी बहनें? 1 2 3 4, 4 ये हो गया, 2 4 हो गया रिडक्शनल डिवीजन. ये नहीं हुआ? डायग्राम देख के बताइए सब बच्चे. सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. each chromosome moves to opposite pole, thereby reducing number of chromosome in future nucleus. 4 से 2 हो गए ना. There is no splitting of centromere. No. आगे चलते हैं. अब जब लिख लो तो बता देना. अब आते हैं टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1. एनाफेज 1 के बाद कौन सा आएगा बच्चों? एनाफेज 1 के बाद आएगा आपका टीलोफेज 1 और अब आएगा साइटोकाइनेसिस 1. डायग्राम. अब यहां पे ये हमारा डायग्राम, ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम. यहां पे वापस से आती हुई आपकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, यहां पे आता हुआ आपका न्यूक्लियोलस और यहां आते हुए आपके डीकंडेंस्ड क्रोमोसोम्स. अरे यार, ये तो एक एक होगा ना, हाफ हो गया. मेरे से गलती हो गई डायग्राम में. बिल्कुल भी
गलती मत करना, ध्यान से देना, क्योंकि शुरुआत में हमने 4 बनाया था, अब 2 रहेंगे ऐसे बस। 2n is 2 नाउ, हाफ हो गए ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बेटा मैं आप लोगों से पूछती तो हूं, आप लोग डन लिखते तब मैं आगे जाती हूँ। यस तो अगर इस न्यूक्लियस का देखेंगे तो व्हाट इज 2n एंड 2c वैल्यू? 2n आपका 2 क्रोमोसोम, 2c वैल्यू डबल 4। सो इस स्टेज के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन reappears, nuclear membrane reappears. Second, nucleolus ER Golgi, nucleolus ER Golgi reappears. तीसरा, chromosomes are decondensed. Nucleus now show, क्या शो कर रहा है? रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये हमारे न्यूक्लियर, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आराम से डायग्राम बनाओ। आराम से डायग्राम देखो, बनाओ, कर देती हूँ। एनिमल सेल, यस, न्यूक्लियोलस भी बना सकते हो यहाँ पे। ये लो न्यूक्लियोलस बना लिया, ये लो। तो टीलोफेज में क्या दिख रहा है? टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे देयर इज अ फरो फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन लीडिंग टू 2 हेप्लॉइड सेल्स। ये आपके बन गए 2 हेप्लॉइड सेल्स, और इन 2 हेप्लॉइड सेल्स को क्या कहते हैं? डायाड। क्या कहते हैं? डायाड। मैम प्लांट सेल में भी यही सेल प्लेट बनती है बेटा, वो माइटोसिस में बनती है। यहाँ पे उससे पॉलन ग्रेन बनेगा, जो मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ाऊंगी, दैट इज डिफरेंट। वहां पे तो पॉलन ग्रेन है ना, वो सब अलग अलग बनते हैं। एक्साइन, इंटाइन, थोड़ा सा अगर याद हो आप लोगों को। इसके बाद क्या आएगा? इंटरकाइनेसिस, द टाइम इंटरवल बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। आइए बच्चों, अब यहां पे हम करेंगे मियोसिस 2। द हेप्लॉइड सेल enters into meiosis 2 which is an equational division। यहां पे हम n से
एन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एन से एन, एन से एन बना रहे हैं। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 2 3 4। ये मैं एक स्लाइड पे इसलिए बना रही हूं क्योंकि माइटोसिस हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहां बनाएंगे सबसे पहले इसका प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। डायाड, DYAD, डायाड। अब हम यहां से शुरू करेंगे उस हेप्लॉइड सेल से जो हमने मियोसिस 1 में बनाया था, यानी कि जिसके पास एक ये वाला क्रोमोसोम है और एक इसके पास ये वाला क्रोमोसोम है। ये दो बच्चे थे ना बच्चे, बस। और ये हमारा स्पिंडल फाइबर, ये देखिए, ये स्पिंडल फाइबर, ये दो तो थे हमारे पास। सो व्हाट इज अ 2n एंड 2c वैल्यू? इसका 2n एंड 2c वैल्यू क्या है? 2n इसका 2 है, 2c वैल्यू इसका 4 है। Now the haploid cell will enter into the stage of meiosis 2, which is a mitosis. So again same features, nuclear membrane disappear. और क्या क्या होता है प्रोफेज में? ER, Golgi, न्यूक्लियोलस disappear. ठीक है, क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड। क्रोमोसोम क्या हो गए? कंडेंस। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट। ना नेक्स्ट मेटाफेज 2। अब यही सारे क्रोमोसोम्स कहां लग जाएंगे? अब तो बेटा एक तरह से मैं टेक्निकली बताऊं तो रिवीजन स्टार्ट हो गया आपका। ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स कहां लग जाएंगे? मेटाफेजिक प्लेट पे। all chromosomes align themselves at equatorial plate. ठीक है, और क्या होता है? अटैचमेंट। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होता है। इसका 2n क्या है? 2, 2c क्या है इसका? 4। ना एनाफेज 2 वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखो, डायग्राम देखना आप। अब एनाफेज और 1 के डायग्राम को कंपेयर कीजिए बच्चों, कंपेयर कीजिए। नाउ यू कंपेयर, देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। यहां क्या हो गया? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। इसका 2n 2c कितना हो गया? एक 2 क्रोमोसोम है और एक 2 ही बहनें हैं, ये देखो। तो number of chromosomes remain same, but the each cell have now one future chromosome या one chromatid. यहां पे क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर।
क्रोमेटिड्स या फ्यूचर क्रोमोसोम moves towards opposite poles. Telophase 2. यहां पे अब एक क्रोमोसोम एक ब्लू वाला बट एक एक कॉपी है, दो कॉपी नहीं है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस ER प्लस Golgi प्लस न्यूक्लियोलस reappears. There is a decondensation of chromosome. Now this telophase 2 is followed by cytokinesis 2. यशी कह रही मैम आप समझाती कम हो, आपको समझ नहीं आता बेटा, क्योंकि ये माइटोसिस ये पूरा मैंने क्लास 1 में आपको समझाया था, बट आप लोग समझते नहीं हो. एक टीचर बार बार सेम चीज थोड़ी पढ़ाएगा, कभी तो आप अपना दिमाग भी लगाएंगी ना. This is the same process which I have explained in mitosis in great detail. But some students always find problems. It's okay. वो आपकी मर्जी बेटा. NCERT समझाना है कि एक डायग्राम बनाना, फिर आप कहेंगे मैम आप NCERT रीड कर रही हैं, फिर आप कहेंगे मैम आप सिर्फ डायग्राम बना रही है, फिर आप कहेंगे मैम आप सिर्फ नोट्स बना रही हैं. That is up to your wish बेटा. कल से नोट्स बंद. मैंने देखा बहुत अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस में टीचर स्लाइड लेके आते हैं जहां पे लाखों बच्चे होते हैं, एंड लिटरली दोस टीचर्स एक्सप्लेन थ्रू स्लाइड, दे डोंट राइट. यस, वो स्लाइड लेकर आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्लाइड बना के लाते हैं, जोक्स वगैरह सब बनू के. तो आई विल ऑल्सो ब्रिंग स्लाइड्स एंड आई विल ओनली एक्सप्लेन फ्रॉम नाउ. और क्या स्लाइड लेके आते हैं, लिटरली बच्चे स्लाइड से नोट्स बनाते हैं. सोचो, हाथ से कोई नहीं पढ़ाता, बहुत ही कम टीचर्स हैं जो हाथ से पढ़ा रहे हैं अभी भी. देयर आर टीचर्स, मैं मना नहीं कर रही, बट बहुत फेमस टीचर्स स्लाइड लेके आते हैं, क्योंकि हाथ से पढ़ाने में गलतियां हो सकती है. स्लाइड को तो आप पढ़ के आ सकते हो बेटा. ये वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए था, क्योंकि दिस इज माइटोसिस. मैंने तो एक बार फिर से डायग्राम बना के फिर भी आपको बता दिया कि व्हाट इज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. अरे पागल किसी को मत बोलो, मैं बस आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा रही हूँ बेटा, कि आप क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहा करो, थोड़ा सा प्लीज. क्लास में सिर्फ ये मत सोचा करो मैम नोट्स लिखवा रही है. ये नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज दीज आर द समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर. एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपने एक बार क्रोमोसोम्स का समझा दिया, कलर्स बता दिए, और फिर आपने नोट्स बनाए. थोड़ा सा क्लास में अटेंटिव रहा करो यार बच्चों प्लीज, वरना ये प्रॉब्लम बार बार आती रहेगी. ठीक है, तो ये हमने कर लिया है पूरा अपना आज सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये हमने कर लिया है. मियोसिस का हमारा रीडिंग पार्ट बचा है. जो बच्चे कह रहे हैं समझाने वाला, आई होप यशी आपने वाली क्लास अटेंड की थी बेटा. हैव यू अटेंडेड दिस क्लास? कहाँ है यशी, मेरे को उससे पूछना है बेटा. आपने ये वाली क्लास अटेंड की थी? इसमें मैंने पूरे बेसिक्स समझाए थे. आपने किया था ये क्लास अटेंड कि व्हाट इज क्रोमेटिन, व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? हैव यू डन दिस क्लास? बताओ बेटा. हाँ, तो फिर आपको नहीं समझ में आया ये सब? ये देखो, ये क्रोमोसोम्स पूरे लिखवाए, व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हाट इज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. अभी इफ यू होमोलोगस समझाऊंगी चैप्टर में तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने शुरुआत में समझाए थे सारे वर्ड्स. ये वाला
ये वाला स्लाइड, व्हाट आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, व्हाट इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बीच में से टूटेगा तो ये अलग और ये अलग होगा। ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, सेम कलर का है तो होमोलोगस क्रोमोसोम है। आपने किया था ये क्लास। अब माइटोसिस भी दिखाती हूँ, ये देखो माइटोसिस चल रहा है यहाँ पे, ये देखो माइटोसिस पूरा लिखवाया था मैंने इंट्रोडक्शन, ये देखो पूरा समझाया भी था, 2 घंटे में पढ़ाया था ये वाला टॉपिक भी। ये देखो कैरेक्टर्स, ये देखो पूरा डायग्राम कैसे मूव कर रहे हैं, देखो ये काइनेटोकोर क्या है, यहाँ से कैसे अटैच्ड है। यही सेम चीज है मियोसिस 2। थोड़ा सा अगर आप रिवाइज करेंगे बायो को तो आपको क्लास में इजी होगा बच्चे, ठीक है। हाँ बेटा प्लीज, रिकॉर्डेड देखने की जरूरत नहीं है, आप क्लास में लाइव आइए, बट आप क्लास में अटेंटिव रहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स। इसका थोड़ा सा रीडिंग बचा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बचा है इसका मियोसिस वाला। मैं कल या तो कल पढ़ा दूंगी, क्योंकि ज्यादा नहीं, 5 स्लाइड ही है। मुझे पता है आज तुम लोग का बस हो गया है, मैं तुम लोग को अभी पढ़ने के लिए बोलूंगी तो तुम लोग का दिमाग चलेगा नहीं, मैं तो पढ़ा सकती हूँ। हाँ सिग्निफिकेंस में फिर मैं कल की क्लास में कवर कराती हूँ, ठीक है। चलो वैसे सिग्निफिकेंस मैंने स्टार्टिंग में लिख दी थी। हाँ हाँ अब आप जाओ, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।